बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी डॉक्टर्स कम्युनिटी है सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं डॉक्टर सादिक ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर सादिक लेक्चर्स एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जो दोस्त भाई है एफएमजीज के अंदर, उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एनआरई स्टेप वन की जो अपकमिंग गाइडलाइन है उनके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। तो मैंने सोचा कि चले 10-15 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होके, क्या पता अगर मेरी 2-3 बातों से किसी का भला हो सकता है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3-4 बातें मैंने सामने रखी है आप लोगों की, उसी पे हम बेहतर ये है कि बात करें। कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो परसेंटेज इशू हमारा चल रहा है, मतलब एनआरई स्टेप वन जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, तो उसमें एक परसेंटेज इशू जो है वो चल रहा है। और बहुत सारी जो एफएमजीज कम्युनिटी है वो इस परसेंटेज से अफेक्ट हो चुकी है। मतलब ये कोई 5%, 10% या 15% की बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट 95% जो एफएमजीज है वो इस परसेंटेज इशू के साथ सफ़र कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ हम बराबर के शरीक हैं। और जो परसेंटेज पे मामला है, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ पहले भी था, अभी भी हूँ और इंशाल्लाह बाद में भी होऊंगा। क्योंकि जो जितने भी आप मेडिकल एग्ज़ाम्स में देखें, आप चाहे इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी देखें, तो उसमें 50 या मैक्सिमम 60% से आगे एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन 70% इज़ अ वेरी वेरी बिग टास्क। मतलब 70% एक ऐसा टास्क है जहाँ पे सारे के सारे क्वालिफाई नहीं कर सकते। दैट इज़ अ वेरी वेरी, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो पढ़ाई के साथ अगर उसकी माइंड रिलैक्स नहीं है, बहुत सारी बातें इस तरह होती है जो उसके जहन में चल रही होती है कि शुड आई वेल और नॉट, उस वजह से लोग पे रह जाते हैं। क्योंकि 70% एक इतना मार्क है कि इंसान स्टार्ट करने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं। तो इससे हमारी जो एफएमजीज है कम्युनिटी है उसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी जवाब दे जाते हैं कि सर हम नहीं कर पाते। लेकिन इंशाल्लाह मेरी दुआ है। और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे लीडरान साहिबान हैं एफएमजीज की तरफ से, उनको कि जितना वो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी लीडर है, हम आफ्टर ऑल एफएमजीज है, हम एक कम्युनिटी है, कोई ना कोई कहीं पर कहीं काम करते हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उनके साथ जनाब जाकर उनके हाँ में इस तरह हाँ मिलाना है कि वो हम सब के लिए काम करें। जहाँ पे उनमें कोई गलती नजर आ जाए, आप लोग पॉइंट आउट भी करें कि सर ऐसा नहीं ऐसा करें। क्योंकि इंसान से गलतियां होती है, लेकिन यह है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट भूलनी नहीं चाहिए। तो परसेंटेज इशू पे मैं ये बताता हूँ सबसे पहले कि जो अभी हमारी एक लड़ाई चल रही है, एक मेहनत और एक अप्रोच की हम कोशिश कर रहे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह पाक से कहते हैं कि जब अल्लाह देने पे आता है तो इंसान नहीं रोक सकता। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनकी रेट्रोस्पेक्टिव जो हमारे पास एक इशू है वो अल्लाह पाक जल्द से जल्द हल करवाए। तो हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आप लोग के साथ, इवन हमारी पेरेंट्स की दुआएं भी, क्योंकि हम सब एक ही लोग हैं, एक ही जगहों से पढ़ के आए हैं। तो कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। बस 2 साल पहले हम आप लोगों की जगह है, 2 साल बाद इंशाल्लाह आप लोग हमारी जगह आएंगे। तो हर एक इंसान को इंसान की नज़र से देखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसके हाथ में जितना हो सके वो कम्युनिटी के लिए फाइट करे, कम्युनिटी के लिए लड़े। तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक बरकत डालेगा। तो जितने भी एफएमजीज हैं परसेंटेज की इशू में, हम पहले भी आप लोगों के साथ थे, अभी भी है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आप लोगों के साथ है। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर एक बंदा है, उनको पता चल गया कि यार 1 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, नेक्स्ट करना क्या है। आप लोगों ने एक जगह पे स्टक होके बैठना नहीं है। ये मैं आप लोगों को दिल से एक बात बताता हूँ कि हमें एक जगह पे स्टक होके, मतलब सिर्फ उधर जनाब जाके काम नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को मैं बताने लगा हूँ कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट के अंदर आप लोग को ये बताता चलूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आप लोगों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। क्योंकि पढ़ाई के बगैर आप लोगों का कोई हल नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो लोग मतलब इस चीज़ में सफ़र कर रहे,
مطلب جو پریویس ایگزام کے اندر وہ سفر کر رہے، تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں، میں دل سے آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ سٹک ہونے سے آپ کی سائیکالوجیکلی آپ ڈپریشن میں جائیں گے، آپ انزائٹی میں جائیں گے، کیونکہ آپ کے اپنے مسائل کم ہوں گے، جو لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہے یہ انسان کو مزید ڈپریس کرتا ہے، سپریس کرتا ہے۔ اسی لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنی پڑھائی پہ فوکس کرے۔ جو ڈاکٹران صاحبان کہیں نہ کہیں پہ وہ جاب کرتے ہیں، کلینکس کرتے ہیں، وہ اپنی کلینک کے اندر، اپنی جاب کے اندر اتنا دل لگائے کہ مطلب اس سے یہ والی چیز آہستہ آہستہ بھول جائے۔ اللہ پاک جو کرے گا، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو پھر اس میں دیر نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پرسنٹیج ایشو ہمارے حق میں آئے گی۔ لیکن فار دا ٹائم بھی جو جہاں پہ معاملہ سٹک پڑا ہے وہاں پہ آپ لوگ اپنا مزید ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ تو میرا جو ہے، جو سب سے بڑا پلان ہے فار دوز ہو آر اسٹک ان پرسنٹیج ایشو، گو اہیڈ ود اسٹڈی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کے ساتھ آگے بڑھے، اور جو انسان حرکت کرتا ہے اس میں برکت ہوتا ہے۔ اور ہو نوز کہ آج آپ نے ایک قدم لے لیا اور وہ کل کا جناب آپ کی مقدر میں ایک برائٹن سٹار کی طور پہ وہ چیز آ جائے، تو قدم لینے سے برکت ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ایک جگہ پہ سٹک ہونے کی بجائے اپنی اسٹڈی کو سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، بس جسٹ میں 2 3 باتیں کرنے لگا ہوں، بٹ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ، اور کیا پتا کہ آپ لوگ میری باتیں سن کر ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب سے بہترین ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے جو ریپیٹرز ہے ہمارے، وہ بھائی جو پہلے سے ایگزام دے چکے ہیں بٹ وہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی وہ ایگزام نہ سیٹسفائیڈ، مطلب ایگزام کے اندر وہ سیٹسفیکٹری مارکس نہ لے سکے، تو ان لوگوں کے لیے پلان کیا ہے؟ اور پھر وہ بھائی یا وہ ایف ایم جیز لوگ جو فریش گریجویٹ ہے تو ان کے لیے پلان کیا ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ جو ریپیٹرز ہے ڈیفینیٹلی وہ تو یہ سوچیں گے کہ یار اس چیز سے جتنی جلدی جان چھڑائے اتنا ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ایف ایم جیز جو ریپیٹرز ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی اکیڈمی میں نہیں جانا، نہ کہیں پہ بھی نہیں جانا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریوائز دا ڈیٹا، آپ لوگوں نے وہ چیز ریوائز کرنی ہے وچ یو اسٹڈی فار اسٹیپ 1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا یا وہ نوٹس یا وہ کتاب، وہ کاپی جو آپ لوگوں نے اسٹیپ 1 کے لیے پریویسلی پڑھی تھی، ان ہی ڈیٹا کو آپ لوگوں نے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے نوٹس ہے، آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہے، ان کو اگر آپ دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں گے تو یقین کریں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ منیمائز مسٹیک، جہاں پہ جو مسٹیکس آپ لوگ کرتے ہیں ان کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ منیمائز کرنا ہے۔ مجھے ابھی بھی یہ ڈیم شور ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں وہ ایگزام میں جاتے ہیں اور وہ غلطی کر کے آتے ہیں جو وہ خود سوچتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے کی ہے۔ مطلب آپ لوگ مجھے بتائیں اور مجھے کومنٹس کے اندر ضرور یوٹیوب پہ اوپر بتا دیں کہ سر میں جب ایگزام میں جاتا ہوں میری سب سے جو بڑی پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ آیا میں کنفیوز ہو جاتا ہوں؟ آیا میں ایم سی کیوز کا سٹیم ریڈ کرنے کے بعد ڈائگنوز ایگزیکٹ انویسٹیگیشن بتا نہیں سکتا؟ یا آپ لوگ کی جو کمزوریاں ہے مجھے کومنٹس میں بتا دیں، میں ہر ایک کو پرسنلی اور اپنا ساتھ نمبر دے دے تو آپ لوگ کو میں پرسنلی انشاءاللہ بتا دوں گا، ڈیفینیٹلی بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی غلطیوں کو منیمائز کیسے کرنی ہے۔ میں ایک اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جو لوگ مجھ سے اپنی رائے کے لیے کانٹیکٹ کریں گے کہ سر ہم نے یہ ڈیٹا پڑھا ہے لیکن اس ڈیٹا سے اتنا اچھا خاص آیا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پڑھتے سارے ہیں لیکن پاس سارے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈیٹا میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں آیا وہ اکارڈنگ ٹو دا ایگزام ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ ایگزام میں کام نہیں آتے۔ تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایگزام اورینٹڈ مٹیریل از دا کی ٹو پاس ایگزام، ایگزام اورینٹڈ مٹیریل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایگزام اورینٹڈ مٹیریل جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ دیکھیں کچھ ڈیزیزز ایسی ہے جو بہت زیادہ کمیونٹی کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر اس کی جو اکورنس ریٹ ہے دیٹ از ویری ویری ریئر، تو ان ڈیزیزز کی طرف ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔
देखिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, एंड दैट विल रियली हेल्प दोज हु एक्ट ऑन दिस, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल इन योर अपकमिंग टाइम. रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, एंड कॉमन थिंग्स कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स. तो आप लोग कॉमन चीजों पे फोकस करें. हम क्या करते हैं, जस्ट रेयर चीजों के पीछे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो हम फिर भूल जाते हैं. तो कोशिश आप लोगों ने करनी है कि एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ये आप लोगों ने तैयार करने हैं. जो गलतियां की गई हैं उनको मिनिमाइज करना है, और जो डेटा आप लोगों के पास पड़ा है उनको बार बार रिवाइज करना है. जहां पे डेटा में ऐसा लगे कि यार इसमें कमी है, इसमें जनाब ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो मेरी जो एग्ज़ाम है उनको सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स से पास करे, मोस्ट वेलकम टू डॉक्टर सादिक अली मेडिकल फैमिली. आप लोग आ सकते हैं. जो लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं दैट इज़ वेरी फ्री. आप लोग किसी भी टाइम मुझे बता सकते हैं. पर रिसेंटली मेरा MRCP UK लंदन पार्ट 2 एग्ज़ाम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी दुआओं में भी याद करें. क्योंकि इंसान की मेहनत के साथ जब लोगों की दुआएं इकट्ठी होती है तो अल्लाह पाक उसको चार चांद लगा देता है. तो आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखें. और दूसरी बात है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू टाइम, क्योंकि FMGs के लिए पढ़ाई के मामले में हेल्प करना ये मेरा हक है. और जो लोग चाहते हैं कि सर मैंने फैसला कर लिया है, मैं पूरा 3 महीने 4 महीने मैं पूरा कोर्स लगाने जा रहा हूँ, वो भी मोस्ट वेलकम. लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग फेल है उनके लिए स्टेप्स क्या है. नंबर 1, रिवाइज द डेटा विच यू स्टडी फॉर योर ओन स्टेप 1 प्रीवियसली. अगर वो पूरी नहीं है तो कहीं ना कहीं पे तो काम आएगी ना. दैट इज वेरी की फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. नंबर 2, मिनिमाइज योर मिस्टेक्स. अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें. जहाँ पे गलतियाँ की थी उनको मिनिमाइज करें. और मिस्टेक्स मिनिमाइज करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये भी है कि आप लोग जो है, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनकी जो स्टेम है, क्वेश्चन का जो स्टेम है वो आप लोगों ने प्रॉपर पढ़नी है. क्योंकि प्रॉपर स्टेम पढ़ने से भी तकरीबन 70-75% आपकी जो डायग्नोसिस है वो करेक्ट कंडीशन में चली जाती है. फिर इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल दैट इज द की. क्योंकि इतने सारे बुक्स है, अप्लाइड बेसिक्स है, अप्लाइड क्लिनिकल है, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े. जिस तरह एक बंदा पे तो पढ़ रहा है, मतलब उसमें वो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें बैक्टीरिया है तो आप स्ट्रेप्टोकोकस की फिर उसी के साथ माइक्रो पढ़े, स्टेफाइलोकोकस की माइक्रो पढ़े. उसमें इम्यून मेडिएटेड जो है वो स्प्लिंटर ह्यूमरेजेस होती है, स्प्लिनोमेगेली, आप उसकी इम्यूनोलॉजी पढ़ें. तो अगर आप इस तरह कंप्लीट पैकेज के साथ आप पढ़ेंगे, यकीन करें कि आप लोगों ने जनाब फिर क्या करना होगा, एग्जाम हिट करना होगा, चाहे वो 70% पे हो, 60% पे हो. जब इंसान का हौसला देखे, इंसान की जो जीत है वो उसका हौसला है. जब आप अपने आप को हौसला देंगे, आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, यकीन करें कि 75-70% भी कुछ भी नहीं है. जस्ट आप अपने आप को अंदर से जगाए, आप अपने आप को अंदर से मतलब ऐसा जगाए कि आप बैठ ही ना सके और आप पढ़ते ही रहें, और इंशाल्लाह जो खुशियां है वो आपकी जिंदगी में आती रहें. तो ये तो था जनाब द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लान फॉर द रिपीटर्स. इसके बावजूद किसी ने पर्सनल कोई क्वेश्चन वगैरह करना वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, एंड इंशाल्लाह आई विल हेल्प अलॉट. फिर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जैसा कि वो पढ़ के आते हैं, चाइना वाले अपना एक पढ़ाई करके आते हैं, रशिया वाले अपने पढ़ाई करके आते हैं, अफगानिस्तान से कुछ लोग MD करके आते हैं. तो मतलब उनकी जो स्टडी स्टाइल है, उनकी जो स्टडी मटेरियल है वो अलग अलग होती है. तो सबसे पहले तो आप लोग को मैंने ये बताना है कि वो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों को कि ज्वाइन एकेडमीज. आप लोग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब ये है कि एकेडमी ज्वाइन करना, कोई कराची में है, कोई लाहौर में है, कोई गुजरांवाला में है, कोई पेशावर में है, मर्दान में है, सवाबी में है, जहाँ पे भी है, मतलब उनको एकेडमी ज्वाइन करनी है. अगर उनको 3-4 एकेडमीज का पता है कि सर इधर भी है इधर भी है, मेरा प्लान ये होता है कि मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट आते हैं उनको एक बात बताता हूँ कि भाई आपके जहन में जितनी एकेडमीज है आप जाए सब में, लेकिन ज्वाइन वहाँ करें जहाँ पे आपको समझ आए. क्योंकि सबसे पहले जो स्टूडेंट है उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो टीचर की सेटिस्फेक्शन है. ऐसा नहीं कि आप पैसे भी दे टाइम भी दे, एट द एंड फिर आप वहां से कुछ ना सीखे. यार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, यकीन करें कि वो मुझसे पढ़ते हैं,
मतलब आखिरी एक महीने के लिए, 40 दिन के लिए, उसी के ऊपर वो जाकर 60-65% लेते हैं। और वो दोबारा फिर आगे फेल होने के बावजूद आकर कहते हैं, सर अगर मैं महीने में आपकी स्टडी से 60-65% ले सकता हूँ तो 4 महीने में तो मैं क्रैक कर सकता हूँ। और मैंने तकरीबन 2000+ FMGs को पास करवाए हैं। तो माशाल्लाह मुख्तलिफ फील्ड के अंदर अब वो काम कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे। और माशाल्लाह उनमें ऐसे लाइव एग्जाम्पल मौजूद है। डेफिनेटली जब वो आते हैं और दिल लगा कर पढ़ते, दे कैन पास द एग्जाम इजीली। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स कंफ्यूज ना हो, एकेडमी सब में जाए, 2 दिन 3 दिन फ्री क्लास लेना हर जगह पे आप लोग की हक है। लेकिन ज्वाइन वो करे जो आपको समझ आए। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग जो है शेयर एक्सपीरियंस विद द सीनियर। मतलब ये कि आप अपनी 5 साल 6 साल की जो स्टडी एक्सपीरियंस है वो आप अपनी अच्छा जो सीनियर होता है गाइड करने वाला, या जो टीचर्स है, मतलब इसमें सीनियर और टीचर दोनों के साथ शेयर करें कि सर मैं फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था, सेकंड ईयर में ये पढ़ा था, तो आया मेरे लिए इनफ है कि नहीं। अगर आप अपनी चीज शेयर करेंगे, सीनियर को टीचर को सामने से समझ आ जाएगी कि यार इसमें कितना पोटेंशियल है। तो आप लोग एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। आप अपनी एक्सपीरियंस टीचर्स या अपनी मतलब सीनियर्स के साथ वो जरूर शेयर करें। उससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यार यकीन करें, 3 से 4 महीने हैं, वेरी वेरी, मतलब क्विकली। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल इंसान की नजर की तरह वो क्विकली ब्लिंक कर जाएगी और वो टाइम आ जाएगी कि इंशाल्लाह जब आप सुरखरू होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप लोग पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई को छोड़े ना, क्योंकि पढ़ाई छोड़ेंगे तो क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले परसेंटेज इशू पे मैंने बात की, उसके लिए आप लोगों के साथ दुआएं, आप लोगों के साथ, मतलब हम पहले भी थे, आज भी है और इंशाल्लाह बाद में भी रहेंगे। 50% के हक में रेट्रोस्पेक्टिवली मैं आज भी आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह कल भी हूँगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने आगे करना क्या है, स्टडी स्टार्ट करनी है। स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है, जो तरीका बताया है उसी पे जाए। और जो लोग ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि उनकी स्टडी डेफिशिएंट है, कहीं ना कहीं पे उनको फ्लैग करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं पे उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो दे कैन मोस्ट वेलकम टू अवर कम्युनिटी। फिर मतलब जो रिपीटेटर्स हैं उनकी स्टडी प्लान भी मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है जी, कि आप लोगों ने क्या करना है। और जो रिपीटर्स है वो हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन, चाहे वो पढ़ाई की शक्ल में हो या काउंसलिंग की शक्ल में हो या वो एमसीक्यूज की शक्ल में हो, जो भी कंसल्टेशन लेना चाहे, they can come to our they can come our family, and inshallah we will support them and we will guide them in a better way। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है उनके लिए सिंपल 2 चीजें हैं, या तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर। एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि जब वो बताएंगे कि सर हमने ये चीज पढ़ी है, तो इससे सीनियर को समझ आएगी कि उसको एकेडमी लगानी चाहिए कि नहीं। क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक एफएमजी जितना पढ़ के आता है वो जस्ट मैं उनको 20 से 25 एमसीक्यूज दूंगा मुख्तलिफ, अगर उसमें से वो 50% भी ले लेता है तो मुझे समझ आ जाती है कि भाई उसने पढ़ा है। तो उनको हम अलग प्लान बना के देते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं होते, जैसे कि हम भी जब ग्रेजुएट हो गए थे तो हम सारे एक ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वी ऑल आर सेम। तो इंसान फिर टाइम के साथ साथ चीज़ें सीख लेता है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अब बतानी थी। मैं चाहता हूँ कि जो लोड है, जो एक एनजाइटी है, एक डिप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं से आप लोग डाइवर्ट करें अपनी स्टडी की तरफ पे। तो वो कहते हैं ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म है बिहेवियर साइंस के अंदर, कि आप अपनी जो एंग्री है, एंग्रीनेस है, ग्रीफ है, आप कोई ऐसी चीज पे डाइवर्ट करें जहाँ से आपको जो है ना पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो रैशनलाइजेशन की तरफ जानी चाहिए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग सुरखरू होंगे। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें अपनी अपनी फील्ड में। आप लोगों से भी दुआ की अपील है, हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ है। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू so much for giving time, and please like, subscribe the channel for more videos regarding medical field, and at the end must comments me whatever you people suggestion, inshallah accordingly I will reply. Jazakallah. Thank you. Allah Hafiz.